कल्पना कीजिए, आप दुनिया की छत पर हैं। चारों तरफ बर्फीली चोटियां, खामोशी ऐसी कि अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई दे। और वहां 16,500 फीट की ऊंचाई पर आपको एक जमी हुई झील मिलती है। लेकिन जैसे ही आप पास जाते हैं, आपको एहसास होता है कि उसकी खूबसूरती में कुछ भयावह भी है। बर्फ की पतली चादर के नीचे और किनारों पर सैकड़ों इंसानी कंकाल बिखरे पड़े हैं। खोपड़ियां, हड्डियां, एक खामोश बर्फीली कब्र। ये रूपकुंड की हकीकत है। उत्तराखंड की वो रहस्यमयी झील जिसे दुनिया कंकालों की झील के नाम से जानती है। और ये कोई साधारण कहानी नहीं है। ये एक ऐसी पहेली है जहां आधुनिक विज्ञान, सदियों पुराना इतिहास और पीढ़ियों से चली आ रही लोक कथाएं आपस में टकराती हैं। आज हम इसी पहेली की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। जो भी जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर इसकी खोज से लेकर जो नई डीएनए रिपोर्ट्स आई हैं, उन सब पर बात करेंगे। ये झील उत्तराखंड के चमोली जिले में है और साल के ज्यादातर समय बर्फ से ढकी रहती है। लेकिन जब बर्फ पिघलती है तो ये अपने राज उगलना शुरू कर देती है। और दिलचस्प बात यह है कि हर वैज्ञानिक खोज ने इस रहस्य को सुलझाने के बजाय और भी गहरा और उलझा दिया है। हर जवाब अपने साथ 10 नए सवाल लेकर आता है। ये कहानी इस बात का सबूत है कि हम अपने इतिहास के बारे में कितना कम जानते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से दुनिया ने इस जगह को जानना शुरू किया। साल था 1942। पूरी दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध की आग में जल रही थी और यहाँ भारत के इस वीरान पहाड़ी इलाके में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड H.K. माधवन अपनी रूटीन गश्त पर था। एकदम सुनसान इलाका जहां परिंदा भी पर नहीं मारता। माधवर जब उस झील के किनारे पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वो उनके होश उड़ाने के लिए काफी था। सैकड़ों इंसानी कंकाल उथले पानी में और झील के चारों ओर बिखरे पड़े थे। कुछ पर तो अब भी मांस और बाल चिपके हुए थे, जो बर्फीली हवाओं की वजह से खराब नहीं हुए थे। वो मंजर वाकई दिल दहला देने वाला रहा होगा। बिल्कुल। और 1942 का समय सोचिए, जंग का माहौल था। पहली सोच तो यही दिमाग में आई कि ये जापानी सैनिक हैं। एक थ्योरी बनी कि शायद जापान की फौज किसी खुफ्त रास्ते से भारत पर हमला करने की फिराक में थी और रास्ते में किसी भयानक मौसम या आपदा का शिकार हो गई। उस वक्त के हिसाब से ये थ्योरी काफी मंतिकी भी लगती थी। हाँ, बिल्कुल मंतकी। लेकिन यहीं पर कहानी ने अपना पहला और सबसे बड़ा मोड़ लिया। जब जांच करने वाली टीम वहां पहुंची और उन हड्डियों का मुआयना किया तो एक बात साफ हो गई, ये कंकाल हाल फिलहाल के नहीं थे। ये दशकों नहीं बल्कि सदियों पुराने थे। और इस एक जानकारी ने जापानी सैनिकों वाली थ्योरी को वहीं दफन कर दिया। जो एक मिलिट्री घटना लग रही थी, वो अचानक एक प्राचीन अनसुलझी पहेली बन गई। अब सवाल ये नहीं था कि ये सैनिक कहाँ से आए, बल्कि ये था कि ये सैकड़ों साल पुराने लोग कौन थे। वे हिमालय की इतनी खतरनाक ऊंचाई पर कर क्या रहे थे, और सबसे बड़ा सवाल, उनकी मौत कैसे हुई। इन सवालों ने कई दशकों तक इतिहासकारों और खोजकर्ताओं को उलझाए रखा। कई टीमें वहां गईं, सैंपल लिए गए, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिला। दशकों तक रूपकुंड की कहानी बस इतनी ही थी, एक बर्फीली झील, कुछ पुराने कंकाल और बहुत सारे अनुत्तरित प्रश्न। जब तक कि आधुनिक विज्ञान ने इन खामोश हड्डियों को अपनी कहानी सुनाने का मौका नहीं दिया। सही कहा। दशकों के बाद जब डीएनए टेस्टिंग और रेडियोकार्बन डेटिंग जैसी तकनीकें आईं, तब इस रहस्य पर से पर्दा हटना शुरू हुआ और जो नतीजे सामने आए वो किसी की कल्पना से भी कहीं ज्यादा हैरान करने वाले थे। वो नतीजे वाकई चौंकाने वाले थे। सबसे बड़ा खुलासा तो ये था कि रूपकुंड में जो कंकाल मिले हैं वो किसी एक ग्रुप के नहीं हैं, और न ही वो सब एक ही समय पर मारे गए थे। इस एक खोज ने उस पूरी धारणा को खत्म कर दिया कि ये तीर्थयात्रियों का कोई एक बड़ा जत्था था जो किसी एक हादसे में मारा गया। सच्चाई उससे कहीं ज्यादा जटिल और अविश्वसनीय थी। एक मिनट, मतलब सब लोग एक साथ नहीं थे? मैं तो हमेशा यही सोचता था कि कोई एक बड़ा कारवां रहा होगा जो किसी तूफान में फंस गया। ये तो पूरी कहानी बदल देता है। तो फिर ये कौन लोग थे? अगर अलग अलग ग्रुप्स थे तो कितने? वैज्ञानिकों ने अब तक मिले कंकालों को मुख्य रूप से 3 अलग-अलग जेनेटिक ग्रुप्स में बांटा है। और ये तीनों ग्रुप्स न सिर्फ अलग-अलग जगहों से थे, बल्कि अलग-अलग सदियों में वहां पहुंचे थे। 3 अलग अलग ग्रुप्स, कमाल है। तो सबसे पुराना ग्रुप कौन सा था इनमें? सबसे पहला और सबसे बड़ा ग्रुप उन लोगों का था जिनका डीएनए आज के भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों से मिलता है।
रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये लोग लगभग 800 से 900 ईस्वी के बीच के थे, यानी आज से करीब 1200 साल पहले। उनके खान पान के विश्लेषण से ये भी पता चला कि वो ज्यादातर शाकाहारी भोजन करते थे। अच्छा, तो ये बात तो समझ में आती है। वो इलाका नंदा देवी राज्यात यात्रा का पारंपरिक रास्ता है जो हर 12 साल में होती है। तो हो सकता है कि ये लोग तीर्थयात्री हों या उनके साथ चलने वाले स्थानीय गाइड और कुली। ये पहेली का एक हिस्सा तो ठीक बैठता है, लेकिन आपने कहा 3 ग्रुप थे। हाँ, और यहीं से रूपकुंड का रहस्य एक स्थानीय पहेली से निकलकर एक वैश्विक मिस्ट्री बन जाता है। जो दूसरा ग्रुप मिला, उनका डीएनए भूमध्य सागरीय क्षेत्र यानी मेडिटेरेनियन लोगों से मिलता है, खास तौर पर आज के ग्रीस और क्रीट के लोगों से। क्या? मेडिटेरेनियन? मतलब यूरोप से? एक मिनट, और ये कब की बात है? ये लोग लगभग 1800 ईस्वी के आसपास के हैं। 1800? यानी आज से करीब 200 साल पहले? ये तो अविश्वसनीय है। 19वीं सदी में ग्रीस या क्रीट के लोग हिमालय के इतनी अनजान और दुर्गम जगह पर क्या कर रहे थे? उस समय ये कोई मशहूर रास्ता तो था नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं है, किसी किताब में जिक्र नहीं है। तो फिर वे वहां पहुंचे कैसे और क्यों? यही सवाल है जिसने पूरी दुनिया के इतिहासकारों को चकरा दिया है। ये किसी भी स्थापित ऐतिहासिक रिकॉर्ड से मेल नहीं खाता। वो कौन थे? क्या वो किसी गुप्त मिशन पे निकले खोजकर्ता थे, या किसी अनजाने व्यापारिक रास्ते की तलाश में थे, या फिर भाड़े के सैनिक? हम नहीं जानते। हमारे पास उनकी कहानी की शुरुआत या अंत नहीं है, बस बीच में उनकी हड्डियां हैं जो इस झील के किनारे मिली हैं। ये तो सच में दिमाग घुमा देने वाली बात है। और आपने एक तीसरे ग्रुप का भी जिक्र किया था। हाँ, एक तीसरा छोटा ग्रुप भी है जिनका जेनेटिक ओरिजिन दक्षिण पूर्व एशिया से जुड़ता है। इनकी संख्या काफी कम है और ये शायद किसी और ही समय पर वहां पहुंचे थे। तो अब आप तस्वीर देखिए, एक ही छोटी सी झील के किनारे हमें 1200 साल पुराने भारतीय तीर्थयात्री मिलते हैं, 200 साल पुराने यूरोपीय यात्री मिलते हैं और किसी और समय के दक्षिण पूर्व एशियाई यात्री भी मिलते हैं। ये जगह मानो सदियों से दुनिया के अलग अलग कोनों से लोगों को अपनी ओर खींच रही थी और फिर उन्हें हमेशा के लिए यहीं रोक लेती थी। तो ये किसी एक त्रासदी की कहानी नहीं है, बल्कि कई त्रासदियों की एक श्रृंखला है जो सदियों तक चलती रही। ये तो कमाल की बात है। लेकिन अगर ये लोग इतने अलग थे, तो क्या इनकी मौत का कारण भी अलग अलग था, या फिर कोई एक ही कातिल था जो सदियों से उस घाटी में घात लगाए बैठा था? ये एक बहुत ही अहम सवाल है और इसका जवाब हमें उन कंकालों के फोरेंसिक जांच से मिला। जब वैज्ञानिकों ने हड्डियों को, खासकर खोपड़ियों को करीब से देखा, तो उन्हें एक बहुत ही अजीब और एक जैसा पैटर्न नजर आया। लगभग सभी खोपड़ियों पर एक जैसे निशान थे। कैसे निशान? क्या किसी हथियार के थे? नहीं, घाव किसी तलवार या भाले के नहीं थे। वो छोटे, गोल और गहरे फ्रैक्चर थे, जैसे किसी भारी गोल चीज से सिर पर मारा गया हो। और सबसे अजीब बात यह थी कि ये चोटें सिर्फ सिर और कंधों पर थीं। शरीर के बाकी हिस्सों की हड्डियां ज्यादातर सही सलामत थीं। अगर ये लोग किसी चट्टान से गिरते या हिमस्खलन में दबते तो पूरे शरीर पर चोटें होती, पर ऐसा नहीं था। तो चोटें सिर्फ ऊपर से आई थी, जैसे आसमान से कुछ गिरा हो? बिल्कुल सही पकड़ा। सारे सबूत एक ही तरफ इशारा कर रहे थे, एक अचानक, भयानक और जानलेवा ओलावृष्टि। कोई मामूली ओले नहीं, बल्कि क्रिकेट की गेंद या उससे भी बड़े आकार के बर्फीले गोले। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन लोगों को सिर छुपाने का मौका ही नहीं मिला। वो खुले मैदान में थे और उन पर बर्फीले पत्थरों की बारिश होने लगी, जिसने सीधे उनके सिर पर वार किया और कुछ ही मिनटों में उनकी जान ले ली। कल्पना करना भी कितना मुश्किल है। आप हजारों फीट की ऊंचाई पर हैं, पूरी तरह से खुले में, न कोई पेड़ है, न कोई गुफा, और अचानक आसमान से मौत बरसने लगती है। भागने की कोई जगह नहीं, छिपने का कोई ठिकाना नहीं। वो मंजर कितना खौफनाक रहा होगा। ये एक भयावह लेकिन वैज्ञानिक रूप से सबसे ठोस व्याख्या है। उनकी मौत के बाद उनके शरीर झील में और उसके आसपास बिखर गए, जहां ठंडे और बर्फीले मौसम ने उनकी हड्डियों को सदियों तक सुरक्षित रखा। और जानते हैं इस कहानी में सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? ये वैज्ञानिक थ्योरी जो इतने सालों की रिसर्च और टेक्नोलॉजी के बाद सामने आई है, वो उस इलाके में पीढ़ियों से सुनाई जाने वाली एक लोक कथा से हूबहू मिलती है। हाँ, और ये इस रहस्य का सबसे आकर्षक पहलू है। स्थानीय लोक कथा के अनुसार बहुत समय पहले कन्नौज का एक राजा, राजा जस्तफल, अपनी गर्भवती रानी और लाव लश्कर के साथ नंदा देवी की तीर्थ यात्रा पर निकला था।
रास्ते में उन्होंने पवित्र स्थान पर गाना बजाना और उत्सव मनाना शुरू कर दिया, जिससे देवी नंदा उनसे नाराज हो गई। और देवी ने क्रोधित होकर अपना रौद्र रूप दिखाया। लोकगीत में कहा गया है कि देवी ने उन पर लोहे जैसे कठोर ओलों की बारिश कर दी, जिससे राजा रानी समेत पूरा यात्रा दल वहीं मारा गया। इस संयोग पर गौर कीजिए। विज्ञान, जो फॉरेंसिक सबूतों पर टिका है, और लोक कथा, जो पीढ़ियों की यादों पर जिंदा है, दोनों एक ही नतीजे पर पहुंचते हैं। मौत का कारण विशाल ओले थे, लोहे जैसे ओले। ये शब्द कितने सटीक हैं। ये दिखाता है कि लोक कथाएं सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां नहीं होती। कई बार वो किसी सच्ची ऐतिहासिक घटना की स्मृति को अपने अंदर समेटे रखती हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है। ये विज्ञान और परंपरा का एक दुर्लभ संगम है, जहां दोनों एक दूसरे की बात की पुष्टि कर रहे हैं। तो रूपकुंड की कहानी किसी एक ग्रुप या एक त्रासदी की नहीं, बल्कि अलग अलग समय पर अलग अलग महाद्वीपों से आए लोगों की है, जो शायद एक ही तरह की प्राकृतिक आपदा का शिकार हुए हैं। ये जगह समय और भूगोल की सीमाओं को मिटा देती है। बिल्कुल, लेकिन इन सब खुलासों के बाद भी रहस्य पूरी तरह से सुलझा नहीं है। अब भी कई सवाल बाकी हैं, खासकर वो सबसे बड़ा सवाल, 1800 के दशक में वो भूमध्य सागरीय यात्री कौन थे? उनका मकसद क्या था? ये सवाल आज भी इतिहासकारों को परेशान करता है। उनकी यात्रा का कोई दस्तावेज क्यों नहीं है? क्या वे किसी बड़े ग्रुप का हिस्सा थे जो खो गया, या वे अकेले ही इतनी हिम्मत करके वहां पहुंचे थे? हमारे स्रोत हमें ये तो बताते हैं कि क्या हुआ, यानी अलग-अलग समूहों के लोग वहां पहुंचे और मारे गए। और कैसे हुआ? यानी ओलावृष्टि से। लेकिन वो ये नहीं बताते कि क्यों हुआ, खासकर उन यूरोपीय यात्रियों के मामले में। उनकी कहानी इतिहास के पन्नों से पूरी तरह गायब है, सिवाय उन हड्डियों के जो आज भी उस झील में उनकी खामोश गवाही देती हैं। और शायद यही रूपकुंड की असली पहेली है। ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास कितना अधूरा हो सकता है। हम जो जानते हैं वो शायद उसका एक छोटा सा हिस्सा ही है। न जाने कितनी ही और कहानियां समय की बर्फ के नीचे हमेशा के लिए दफन हैं। तो ये हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। स्रोत हमें बताते हैं कि इन लोगों की मृत्यु कैसे हुई, लेकिन वे हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। अगर 19वीं सदी में यूरोपीय खोजकर्ताओं का एक पूरा समूह हिमालय में इस तरह गायब हो सकता है, जिसके पीछे सिर्फ उनकी हड्डियां बची हों, तो बर्फ के नीचे ऐसी कितनी ही और भूली बिसरी यात्राएं और खोई हुई कहानियां दबी हो सकती हैं, जो खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।